चलिए भाई, तो लास्ट क्लास में हमने चैप्टर को स्टार्ट किया। हमने अलग अलग टाइप के मोशंस को पढ़ा, पीरियोडिक मोशन, ऑसिलेशन, हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन। निचोड़ ये था कि हार्मोनिक मोशन वो जिनको साइन या कॉस के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और सिंपल हार्मोनिक मोशन वो थे जिनमें जो एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल होता था, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल होता था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था टू द डिस्प्लेसमेंट एंड डायरेक्टेड ऑपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट। उसमें जो एक्सेलरेशन होता था वो हमेशा, ये प्लीज आप कान से बाहर निकाल लें, क्लास में बैठे आप, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था किसके, कितना डिस्प्लेसमेंट, और हमेशा उसकी डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन से क्या होती थी, ऑपोजिट होती थी। क्या होती थी? तो और जाते जाते हम लोगों ने यह भी बात कर ली थी कि फॉर एनी SHM जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है वो A साइन ओमेगा टी प्लस फाइव हो जाएगा। ये हमारी लास्ट क्लास का लास्ट टॉपिक था, और आज सारी की सारी पढ़ाई इसके आसपास घूमने वाली है। आज का हमारा मकसद क्या है, आज का हमारा एम क्या है? हमें सबसे पहले बात करनी है आज एक SHM के वेलोसिटी के बारे में, उसके एक्सेलरेशन के बारे में, उसकी काइनेटिक एनर्जी के बारे में, उसकी पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, और उसकी टोटल एनर्जी के बारे में। आज की पूरी क्लास डेरिवेशन से भरी हुई है। अगर टाइम बच गया, थोड़ा सा मुश्किल है, उसके बाद भी बच जाए, अगर बच गया तो फिर आज हम पेंडुलम पे चलेंगे, और पेंडुलम के बाद हमें पढ़ना है स्प्रिंग मास सिस्टम, चैप्टर खत्म हो जाएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें किसी भी SHM में y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी रहता है, जो कि डिस्प्लेसमेंट होता है। ये किसकी वैल्यू है? डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है, पार्टिकल का कितना डिस्प्लेसमेंट है। अब अगर मैं बात करूं किसके बारे में, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, किसके बारे में? तो अगर मेरे पास डिस्प्लेसमेंट हो और मुझे क्या निकालनी हो, वेलोसिटी, क्या निकालनी हो, वेलोसिटी। अगर मेरे पास डिस्प्लेसमेंट हो और मुझे क्या निकालनी हो, वेलोसिटी, तो क्या मुझे डिफरेंशिएशन करना पड़ता है? ये हम लोग मोशन चैप्टर से पढ़ते आए हैं भाई। आई होप ऑनलाइन वालों को, ऑफलाइन वालों को सबको याद हो कि जब भी हमारे पास क्या हो, डिस्प्लेसमेंट, और हमें क्या निकालनी हो, वेलोसिटी, डिफरेंशिएशन करना होता है। तो क्या वेलोसिटी dy/dt होगा बच्चों? क्या वेलोसिटी dy/dt होगा? अब अगर मुझे वेलोसिटी निकालनी है तो dy की जगह मैं रखूंगा a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव बाय क्या, dt। थोड़ी सी मैथ्स आएगी, ध्यान देना होगा। क्या यहाँ पे a कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। एम्पलीट्यूड तो कांस्टेंट ही रहेगा हमारे SHM का, बिकॉज हम ऐसा तो नहीं एज्यूम कर रहे कि देयर इज लॉस, हम तो एज्यूम कर रहे हैं कि वो ऑसिलेट किए जा रहा है, तो एम्पलीट्यूड तो क्या है, कांस्टेंट है। अब साइन का डिफरेंशिएशन जो होता है वो होता है कॉस। क्या होता है? तो क्या साइन, अगर मैं इस पूरे को थीटा मान लूं, अगर मैं इस पूरे को थीटा मान लूं तो साइन थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा। सही है क्या? लेकिन आई होप आपको मैथ्स ने सिखाया हो कि अगर एंगल कॉम्प्लेक्स हो तो एंगल का डिफरेंशिएशन दोबारा करना होता है विदाउट फंक्शन। पता है सबको? जिनके पास मैथ्स नहीं है शायद उनको ये ना पता हो। अगर यहां पे साइन टी होता तो साइन टी अपॉन में डी टी क्या हो जाता, कॉस टी। बट क्योंकि यहां पे ये अलग है, यहां पे ये अलग है, तो हमें एंगल का डिफरेंशिएशन दोबारा से करना होगा। यानी पहले तो नॉर्मल डिफरेंशिएशन कर दो, उसके बाद एंगल का डिफरेंशिएशन होता है। मैथ्स का नियम है भाई, ठीक है। अब यहां से वेलोसिटी इज इक्वल टू, क्या हमारे पास a है? हाँ। क्या हमारे पास साथ में क्या आ रहा है भाई, कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव इंटू में क्या डी ओमेगा टी बाई डी टी अलग हो जाएगा और डी फाइव बाई डी टी अलग हो जाएगा। फाइव तो कांस्टेंट है, तो डी फाइव बाई डी टी तो जीरो हो गया। डी ओमेगा टी क्या हो जाएगा, ओमेगा बाहर आ जाएगा, डी टी बाई डी टी वन, तो क्या यहाँ पे ओमेगा बच जाएगा। ऐसा करता हूं, स्टेप्स में बढ़ा देता हूं, लेकिन बाद में मिटा दूंगा, बिकॉज इतनी मैथ्स नहीं लिखेंगे फिजिक्स में हम। मैं समझा देता हूं पहले। क्या ऐसा कहना ठीक है कि डी ओमेगा टी बाई डी टी का अलग से होगा, प्लस में डी फाइव
बाय डी टी का अलग से होगा, सही कह रहा हूं। अब ये डी फाइव बाई डी टी तो क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि ये कांस्टेंट है। इसमें अगर मैं ओमेगा को बाहर ले लूंगा तो अंदर क्या बच जाएगा, डी टी बाई डी टी, जो कि क्या हो जाएगा 1। तो सिर्फ कौन बच गया, ओमेगा बच गया, सिर्फ कौन बच गया। तो क्या इस पूरे एंगल का डिफरेंशिएशन अगर मैं टाइम के रिस्पेक्ट में करता हूं तो सिर्फ ओमेगा बच जाता है। तो कुल मिला के वेलोसिटी आ जाएगी मेरे पास ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। क्या आ जाएगी, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। क्या आ जाएगी, ए ओमेगा टी प्लस फाइव। अब अगर मैंने डिस्प्लेसमेंट को साइन के बजाय किससे शुरू किया होता, कॉस से, तो आपको पता है ना यहां पे क्या आता, माइनस ए ओमेगा साइन आ जाता। क्या आ जाता, माइनस ए ओमेगा साइन। मैं रिक्वेस्ट करूंगा एटलीस्ट होशियार बच्चों से, तो जो भी मैं किससे करवा रहा हूं साइन से, आप घर जाके कॉस से करेंगे। अगले दिन नहीं आंसर मैच हो तो मुझे बताएंगे, ऐसा होगा नहीं। ऑल्दो आपको एग्जाम में साइन से ही करना है, बिकॉज हमारी एनसीईआरटी ने किससे किया हुआ है, साइन से। बट आपका फैक्ट तो ये कहता है कि हार्मोनिक मोशन तो साइन भी होता है, कॉस भी होता है। चलो, ये तो हमारे पास क्या आ गया भाई, वेलोसिटी आ गया। क्या आ गया, हाँ हाँ हाँ, ठीक है। मैथ्स में कहा गया वो कि हर एंगल का करना है, बट वो अगर सेम ही होगा तो 1 ही हो जाएगा ना, इसको चेन रूल कहते हैं। ठीक है, ठीक है। अब हम निकालने जा रहे हैं एक्सेलरेशन। क्या निकालने जा रहे हैं, अब अगर मैं बात करूं एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इन एसएचएम, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इन क्या, एसएचएम, तो क्या मेरे पास वेलोसिटी आ चुकी है। तो क्या आप सबको याद है कि अगर मैं वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन कर दूं तो मुझे एक्सेलरेशन मिल जाएगा। डिस्प्लेसमेंट के डिफरेंशिएशन से वेलोसिटी मिलती है और वेलोसिटी के डिफरेंशिएशन से एक्सेलरेशन मिलता है। सही है, बिल्कुल सही है। क्या वेलोसिटी मेरे पास आ चुकी है, क्या आ चुकी है, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव बाय डी टी। सही है। क्या ए ओमेगा तो बाहर आ गया, कांस्टेंट है, क्या बचा अंदर, डी कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव बाय डी टी। अब बताओ कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन होता है। बहुत बढ़िया। तो क्या हमारे पास ए ओमेगा तो बाहर ही रह गया, कॉस का क्या होता है, माइनस माइनस साइन थीटा, और थीटा हमारे पास ये है। क्या हमें एंगल का डिफरेंशिएशन दोबारा करना होगा, जो कि फिर से ओमेगा आएगा। बोलो मरो। क्या एक्सेलरेशन मेरे पास माइनस ए ओमेगा स्क्वायर ओमेगा इंटू ओमेगा ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव आ गया। ऑल्दो इस एक्सेलरेशन में मजा नहीं है। क्यों मजा नहीं है, मैं बताता हूं क्यों नहीं है। क्या मैं इसको माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव लिख सकता हूं। अबे इधर ही तो गया है बेटा, मैथ्स का बहुत ज्यादा खतरनाक नियम लगाया मैंने। ए को इधर लग दिया बस मैंने। बताओ यार कैसा रिएक्शन दिया गंदा सा। बेटा समझ गए क्या किया। अब बताओ ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव को कहीं देखा है आपने, कहां देखा है। अरे ये तो हमारे लिए वाई है, ये तो हमारे लिए डिस्प्लेसमेंट है। तो क्या एक्सेलरेशन आ गया माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। खुश नहीं हो रहे आप, होने वाली बात है, क्योंकि क्या ओमेगा कांस्टेंट है। क्या एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल आ गया माइनस ऑफ वाई के। क्या एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल आ गया माइनस ऑफ डिस्प्लेसमेंट के। क्या प्रूफ हो गया कि ये एसएचएम है। तो प्रूफ हो गया कि साइन का फंक्शन एसएचएम होता है। और प्रूफ के एक तीर से हमने मारे हैं दो निशाने। एक तो हमने क्या भी निकाल लिया, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, और एक हमने क्या भी निकाल लिया कि भैया जो साइन का फंक्शन होता है, जो साइन का फंक्शन होता है, जब हम उसका एक्सेलरेशन निकालते हैं तो वो माइनस ऑफ क्या, माइनस ऑफ डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल आता है, जो कि किसका डेफिनेशन है, एसएचएम की डेफिनेशन है। किसकी डेफिनेशन है, एसएचएम की डेफिनेशन है। समझ गए क्या। तो हमारे पास वेलोसिटी, अगर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव है तो हमारे पास वेलोसिटी क्या आ गई है, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। क्या आ गई है, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव।
और एक्सेलरेशन आ गया है माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। क्या आ गया है? एंड आई होप आप समझ रहे हैं वाई डिस्प्लेसमेंट है, और अगर डिस्प्लेसमेंट को आप एक्स लिख रहे हैं तो एक्स भी लिख सकते हैं। अब देखो ना, मैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को वाई ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ? आप एक्स लिख दोगे तो सब एक्स से चला जाएगा। अब आप 11th में आ गए, छोटी छोटी बातों पे लीचड़ बना मत किया करो, समझ गए ना? डिस्प्लेसमेंट तो वाई डायरेक्शन का भी ले सकते हैं, वेव इधर भी जा सकते हैं, वेव ऊपर भी जा सकती है, समझ गए क्या? आप ये सोच रहे थे? चलो ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। तो हेंस ही एसएचएम प्रूफ हो गया। कितने बच्चे कह रहे हैं कि अगर हम इसको घर जाके कॉस से करेंगे तो भी फाइनल रिजल्ट यही मिलेगा? और अब ये करके भी देखना है घर जाके, ठीक है? जिसको नहीं मिलेगा मुझे पता ना, हम बताएंगे क्यों नहीं मिला। बात समझ में आ गई क्या? चलिए अब आगे बात करते हैं, और बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसको बोलते हैं हम एनर्जीज इन एसएचएम। क्या बोलते हैं? तो भाई एक एसएचएम के पास कौन कौन सी एनर्जी होगी? चलो ठीक है, एक पेंडुलम है, कौन है? ऐसे 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 करके क्या कर रहा है? ऑसिलेट। पता है उसके पास कौन कौन सी एनर्जी है? एक तो लल्लू से लल्लू बच्चों को पता है काइनेटिक एनर्जी, एक क्योंकि वो जमीन से ऊपर जा रहा है, अपनी मीन पोजीशन से ऊपर जा रहा है, तो कौन सी एनर्जी भी है? और तीसरी कौन सी है? कोई नहीं है। और कौन सी है? और कौन सी एनर्जी है? कौन बोला कोई एनर्जी है? अगर हवा होती तो हम कहते हीट में लॉस हो रहा है, साउंड आ रही है, जो भी है, बट हवा भी तो है ही। अच्छा एक स्प्रिंग दिख रहा है यहाँ पे, ये मास्टर का ऐसे छोड़ दे। अब क्या हो रहा है बताओ? आप बताओ उसके बाद कौन कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी, और तीसरी कोई नहीं है। इसमें भी कौन सी है बेटा? इसमें भी कोई एनर्जी नहीं है। तो क्या ऐसा कहना ठीक है एसएचएम में हमारे पास दो प्रकार की एनर्जी होती है, कौन कौन सी? और अगर काइनेटिक और पोटेंशियल को ऐड कर दूंगा तो क्या मिलेगा? टोटल एनर्जी। क्या मिलेगा? मकसद समझ गए क्या? पहले क्या निकालेंगे? काइनेटिक, फिर क्या निकालेंगे? और फिर क्या निकालेंगे? अब बताओ टोटल एनर्जी कांस्टेंट आनी चाहिए या वेरिएबल आनी चाहिए? बिकॉज एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड। बहुत सही। सबसे पहले बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ एसएचएम। इस कमरे में बैठे हुए 60-70% से ज्यादा बच्चों के एग्जाम में इनमें से कोई एक डेरिवेशन आएगी, दिल बना दिया मैंने। काइनेटिक एनर्जी क्या इन एसएचएम या काइनेटिक एनर्जी ऑफ एसएचएम। क्या ऐसा कहना ठीक कि एसएचएम की जो वेलोसिटी होती है वो ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाई रहती है? सर ये कब आया? आज आया। बोलो बेटा। ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला एक एलकेजी के बच्चों को ये पता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। बहुत बढ़िया। क्या मैं यहां पे वी स्क्वायर कर दूं अगर, तो ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाई का होल स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी मेरे पास आ जाएगी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, और अंदर क्या बच जाएगा? कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई। बेटा जब ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर होता है ना तो वो सबका स्क्वायर होता है। कह रहे हैं यस सर। तो क्या ए का भी स्क्वायर होगा? क्या ओमेगा का भी स्क्वायर होगा? क्या कॉस का भी स्क्वायर होगा? तो फिर पता नहीं कैसे, या तो शक्लें ही ऐसी हैं तुम लोगों की या बनाते रहते हो। अब देखो भाई जल्दी से बताओ, अगर ऐसा है तो क्या किसी को पता है कि कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है? मैथ्स का एक नियम होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस इज इक्वल टू 1। ये तो 10th में ही पढ़ा है हमने, तो यहां तो बहाना नहीं है कि हम बायो वाले हैं, तो 10th का ही फॉर्मूला है बेटा। तो अगर ऐसा है तो काइनेटिक एनर्जी क्या? काइनेटिक एनर्जी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर में कॉस स्क्वायर को मैं क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। थीटा मेरे लिए तो थीटा यही है ना। आओ इसको मल्टीप्लाई कर दें। सर क्यों आपने मल्टीप्लाई क्यों किया? क्या ये आपको अच्छा नहीं लग रहा था? अच्छा लग रहा था, लेकिन जो आएगा वो उससे भी ज्यादा अच्छा होगा। चलो आप ही बता देना क्या ज्यादा अच्छा है। हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर
ओमेगा टी प्लस 5। अरे मल्टीप्लाई तो करा अंदर। क्या हो गया तुम्हारे रिएक्शंस को? मल्टीप्लाई तो किया अंदर। अब बताओ इसे पहचानते हो? ए साइन ओमेगा टी प्लस 5 क्या है? डिस्प्लेसमेंट। क्या है? तो क्या है? दोनों का स्क्वायर है। तो क्या में से हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर है ये, माइनस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, इसको मैं वाई स्क्वायर लिख दूं क्योंकि मेरे लिए वाई है। वाई बिकॉज ये डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है। क्या? ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। क्या? ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। अब इसमें से दोबारा से कॉमन ले लो। क्या? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, अंदर क्या बच गया? ए स्क्वायर माइनस। अब बताओ कौन सा फॉर्मूला ज्यादा देखने में अच्छा लग रहा है, ये वाला या जो हमने पहले डिराइव किया था, यानी कि ये वाला? ये वाला, क्योंकि इसमें कोई साइन कॉस नहीं आ रहा है, देखने में अच्छा है। ये डिस्प्लेसमेंट है, ये एम्पलीट्यूड है, ये एंगुलर वेलोसिटी है, ये मास है। बोलो मरो। yes, पक्की बात? yes, पक्की बात? yes, ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ गया। क्या? हाफ एम हाफ एम हाफ एम। आओ बेटा अब निकालते हैं क्या? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एसएचएम। आपने अपने जीवन में आज तक पोटेंशियल एनर्जी के कितने फॉर्मूले पढ़े हैं? आंसर है 3। एक कौन सा है? हाफ के एक्स स्क्वायर। एक कौन सा है? एम जी एच। एक है जी एम वन एम टू बाय आर। एक स्ट्रेच्ड वायर में सॉलिड स्टेट में भी पढ़ा है आपने, हाफ स्ट्रेस इंटू में स्ट्रेन इंटू में वॉल्यूम, बट वो हाफ के एक्स स्क्वायर ही था, उसको मॉडिफाई किया था हमने। बोलो यहां कौन सा लगाऊं? एम जी एच या हाफ के एक्स स्क्वायर, या फिर लगाऊं जी एम वन एम टू बाय आर? और फिर से बात है हाफ के एक्स स्क्वायर। क्या लगाऊंगा? क्योंकि यहाँ पे अगर मैं डिस्प्लेसमेंट कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, जरूरी नहीं ऊपर नीचे जाऊँ, तो मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा? हाफ के एक्स स्क्वायर। क्या ये कहना ठीक है कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हाफ के एक्स यानी वाई स्क्वायर होता है? क्योंकि यहाँ पे हमारा डिस्प्लेसमेंट कौन है? वाई है। तो हाफ के वाई स्क्वायर, हाफ के वाई स्क्वायर, हाफ के वाई स्क्वायर। क्या वाई की जगह में ए छोड़ो? एक बात बताओ, इस के को मैं क्या क्या फॉर्म में रिप्लेस कर सकता हूं? तो हमें ना यहां पे एक छोटी सी और डेरिवेशन करनी होगी अलग से। क्या ये कहना ठीक है कि हमने आज ही प्रूव किया कि किसी भी एसएचएम में एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई होता है? ये हमने आज ही प्रूव किया कि एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई होता है। बोलो। और क्या हम ये भी जानते हैं कि जो फोर्स होता है, एक्सेलरेशन होता है, उसका फॉर्मूला फोर्स बाय मास होता है? फोर्स बाय मास होता है। अरे बोलो यार। yes, और क्या आपको ये याद है कि फोर्स का फॉर्मूला माइनस के वाई भी होता है? माइनस के वाई भी होता है। ये तो हमने वर्क एनर्जी में पढ़ा हुआ है कि फोर्स का फॉर्मूला माइनस के वाई भी होता है, माइनस के एक्स। तो क्या यहां पे अगर मैं एक बड़ी ही प्यारी सी डेरिवेशन कर दूं, माइनस से माइनस क्या हो गया? कैंसिल। वाई से वाई क्या हो गया? कैंसिल। तो क्या मुझे यहां पे के का फॉर्मूला ओमेगा स्क्वायर एम मिल गया बच्चों? तो ये के का एक नया फॉर्मूला मिल गया हमें, ओमेगा स्क्वायर एम। क्या मिल गया है? ये एक साइड डेरिवेशन है, लेकिन ये पूरे चैप्टर में जगह जगह 2-4 जगह काम आएगी। तो के का यानी हमें स्प्रिंग कांस्टेंट का या कांस्टेंट का, फोर्स कांस्टेंट का एक नया फॉर्मूला मिल गया, विच इज ओमेगा स्क्वायर एम। ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और एम क्या है? मास। अच्छा, अगर ऐसा है तो क्या मैं हाफ के की जगह एम ओमेगा स्क्वायर लिख सकता हूं? क्योंकि हमने आज ही प्रूफ किया कि के जो होता है वो क्या होता है? ओमेगा स्क्वायर एम। सही है क्या? तो लो जी, ये हमारे पास किसकी डेरिवेशन हो गई? पोटेंशियल एनर्जी की। किसकी डेरिवेशन हो गई? अच्छा, अब वो अलग बात है, आप चाहो तो वैल्यू खोल लो। खोलना क्यों है? मुश्किल क्यों करना है? क्या हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, क्या मैं वाई की जगह ए
साइन ओमेगा टी प्लस फाइव का होल स्क्वायर कर दूंगा तो ए स्क्वायर, यहां पे स्क्वायर आ जाएगा। बट करना क्यों है, कर लो चलो अगर मन है तो। बट ये हमारे पास किसका फॉर्मूला आ चुका है, पोटेंशियल एनर्जी का। क्या फॉर्मूला आ चुका है पोटेंशियल एनर्जी का, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। और काइनेटिक एनर्जी क्या आया था, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी जो हमारे पास आई है, क्या वो वेरिएबल है या कांस्टेंट है? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप सबके सामने है। आपको बस ये पता ना कि काइनेटिक एनर्जी जो हमारे पास आई है, ये एक वेरिएबल आया है या एक कांस्टेंट आया है? कितने बच्चे कह रहे हैं कि ये एक वेरिएबल है? कितने बच्चे कह रहे हैं ये एक कांस्टेंट है? प्रभात और दीप। प्रभात कांस्टेंट कैसे? अच्छा, इसमें से ऐसा क्या है जो चेंज नहीं हो सकता? एम चेंज नहीं हो सकता, ओमेगा चेंज नहीं हो सकता, ए, लेकिन वाई क्यों? वाई तो डिस्प्लेसमेंट है। कभी मीन पोजीशन के इधर हो, कभी इधर हो, कभी इधर हो, कभी इधर हो, फिर एक्सट्रीम पे पहुंच गए, कभी इधर हो, कभी इधर हो, कभी इधर हो, कभी इधर हो, कभी जीरो हो गया, कभी बढ़ रहा है, कभी कम हो रहा है। वाई तो बार बार चेंज हो रहा है, वाई तो हर सेकंड चेंज हो रहा है। तो वाई क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। क्या हो गया? स्प्रिंग में भी वाई बार बार क्या हो रहा है, चेंज। वाई क्या है? डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। क्या है? डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। तो अगर वाई चेंज होगा तो क्या चेंज होगा? काइनेटिक एनर्जी। और वैसे भी अकल लगाओ, छोड़ो सर हमें ये फॉर्मूला तो समझ ही नहीं आया था सर, जब आप डेरिवेशन कर रहे थे हम तो सो गए थे, कोई बात नहीं। अब आप बताओ काइनेटिक एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी के बारे में आप क्या जानते हो कि वो वेलोसिटी पर डिपेंड करता है? अब आप बताओ किसी भी एसएचएम में पेंडुलम में ले लो, क्या उसकी वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहती है क्या? फिर आई जब यहां होता है तो उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, फिर धीरे धीरे कम होती है, यहाँ पे जीरो हो जाती है, फिर धीरे धीरे बढ़ते हैं, यहाँ पे मैक्सिमम होती है, फिर धीरे धीरे कम होती है, यहाँ पे आगे जीरो हो जाती है। तो अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो फिर काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होगी। क्या भी होगी? क्या भी चेंज होगी? अब बताइए पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला आया हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये कांस्टेंट है या वेरिएबल है? ये कांस्टेंट है या वेरिएबल है? कितने बच्चे कह रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी वेरिएबल है? कितने बच्चे कह रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट है? क्योंकि इसमें भी वाई आ रहा है बेटा। क्या आ रहा है? और वाई आपको बता ही चुका हूं क्या है, वेरिएबल है। और अकल लगाओ, अगर काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही होगी तो पोटेंशियल एनर्जी को तो होना ही पड़ेगा, बिकॉज एनर्जी कैन तो अगर पोटेंशियल, अगर काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है तो किसको भी चेंज होना पड़ेगा ताकि टोटल एनर्जी क्या रहे, कांस्टेंट। अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो पोटेंशियल एनर्जी को कम होना होगा, और अगर काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी तो पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ना होगा। आओ बाकी एक बार टोटल एनर्जी निकाल लेते हैं। टोटल एनर्जी ऑफ एसएचएम, एक एसएचएम में टोटल एनर्जी क्या रहेगी? क्या टोटल एनर्जी का फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी रहेगा? अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आया है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर, है ना भाई? और पोटेंशियल एनर्जी आया है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसको अगर आप खोल दोगे तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर, क्या कैंसिल हो गया? तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। अब जल्दी से इस फॉर्मूले को देख के बताइए कि कितने बच्चे कह रहे हैं कि जो टोटल एनर्जी आई है वो एक कांस्टेंट आई है? पीछे देख के हाथ खड़ा किया तुमने। और यार देखो, पहली बात तो ठीक है, पहली बात तो अगेन एक कॉमन सेंस कहते हैं कि टोटल एनर्जी हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट। और दूसरी बात, वैसे भी हम जान रहे हैं कि यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो आया हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ए क्या है? एम्पलीट्यूड। तो क्या एक पेंडुलम का एम्पलीट्यूड हमेशा सेम रहता है? यस। अगर मैंने उसे एक बार ऑसिलेट करा दिया तो वो हमेशा उसी एम्पलीट्यूड पे घूमता रहेगा। तो क्या उसका एम्पलीट्यूड फिक्स हो गया? तो क्या उसका ओमेगा वैसे भी कांस्टेंट होता है? क्या एम उसका कांस्टेंट है? तो क्या टोटल एनर्जी हमने प्रूफ कर दी कि वो एक क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। क्या रहती है? क्या रहती है? कांस्टेंट।
अब अगेन इस चैप्टर की बहुत प्यारी चीज, एक ही ग्राफ पे टोटल एनर्जी बनाएंगे, काइनेटिक एनर्जी बनाएंगे और पोटेंशियल एनर्जी बनाएंगे। एग्जाम में बहुत आता है ये ग्राफ। शुरू हो जाए, शुरू हो जाए। सर अगर एग्जाम में टोटल एनर्जी की डेरिवेशन आई तो काइनेटिक या पोटेंशियल की भी करनी होगी, डिपेंड करता है एग्जाम। वैसे आज तक इतिहास में ज्यादातर सवाल ऐसा आया है कि काइनेटिक एनर्जी भी दो, पोटेंशियल भी दो, टोटल भी दो, 3 नंबर में आता है। लेकिन अगर ऐसा सवाल आता है कि टोटल एनर्जी करो तो डिपेंड करता है कितने मार्क्स का क्वेश्चन है। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो सिर्फ इतना बहुत है, बट अगर वो सवाल कितने का है, 3 का, तो फिर तो आपको तीनों ही करनी होंगी, है ना। समझ गए क्या। टोटल बहुत कम आती है, काइनेटिक अकेले आ सकती है, पोटेंशियल अकेले आ सकती है, टोटल थोड़ा सा कम देखा गया एग्जाम में। मेरे को तो याद भी नहीं आ रहा कि सिर्फ टोटल एनर्जी आई भी है कभी कि नहीं, सिर्फ टोटल एनर्जी। चलो इसका ग्राफ बनाते हैं। अब पहले यहां बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी के बारे में, फिर यहां बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी। क्या बात करेंगे, देखो अगर मैं बात कर रहा हूं मीन पोजीशन पे, कौन सी पे, और यहां बात करूं अगर एक्सट्रीम पोजीशन पे, कौन सी पोजीशन पे। जब आप 9th क्लास में थे एक चैप्टर आया था आपके जीवन में, चैप्टर का नाम था वर्क एनर्जी, याद आया किसी को। उस चैप्टर में हम लोगों ने बात की थी कि मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होती है क्योंकि वेलोसिटी सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि, लेकिन कुछ प्रूफ नहीं दिया था और कहा था एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी सबसे कम होती है। क्यों, क्योंकि वहां पे वो 0 वेलोसिटी पे होता है, लेकिन कुछ ऐसा प्रूफ नहीं मिला था। लेकिन क्या हमारे पास आज फॉर्मूला है, बोलो। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। मीन पोजीशन का मतलब, मीन पोजीशन का मतलब है कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 है। मीन पोजीशन का मतलब, अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है तो क्या ऐसा कह दूं कि जो काइनेटिक एनर्जी होगी उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। अगर आपको थोड़ी सी भी मैथ्स आती है तो सिर्फ इतना पता दो कि ये वैल्यू कांस्टेंट, ये वैल्यू मैक्सिमम आई है या मिनिमम आई है, मैक्सिमम। क्योंकि मैथ्स कहती है कि अगर आप कुछ माइनस कर रहे हो, क्या कर रहे हो, और माइनस वाली टर्म ही 0 हो जाए तो वो तो मैक्सिमम वैल्यू हो गई। अरे बोलो, तो क्या मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो गई, क्या मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो गई। अब बात करें किस पे, एक्सट्रीम पे। क्या एक्सट्रीम पोजीशन पे जो y होगा क्या वो एम्पलीट्यूड के बराबर हो जाएगा। y क्या है, कितना डिस्प्लेसमेंट कर रहे हो आप। अगर ये मीन पोजीशन है और ये एक्सट्रीम है और एक्सट्रीम पोजीशन 5 सेंटीमीटर पे है तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 भी हो सकता है, 1 2 3 4 या उसके बीच में कोई वैल्यूज। बट अगर आप एक्सट्रीम पे पहुंच गए तो क्या आपका डिस्प्लेसमेंट आपके एम्पलीट्यूड के बराबर हो गया, क्योंकि आप तो एक्सट्रीम पे हो ना और वही एम्पलीट्यूड ही होता है। तो क्या एक्सट्रीम पोजीशन पे y और a बराबर हो जाते हैं। अगर y और a बराबर हो गए तो क्या ये दोनों बराबर हो गए, और अगर ये दोनों बराबर हो गए तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ गया। क्या काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई। यानी कि मेन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी क्या रहती है, मेन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी क्या रहती है, और एक्सट्रीम पे जाके क्या हो जाती है, 0। वहीं पे अगर मैं कहां की बात करूं, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, हाफ m ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो मेन पोजीशन पे y क्या है, 0। अगर y 0 है तो क्या मेरी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हाफ m ओमेगा स्क्वायर 0 का स्क्वायर विच इज 0 हो जाएगा। क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब ये हुआ कि अगर काइनेटिक एनर्जी आपकी मेन पोजीशन पे मैक्सिमम है तो पोटेंशियल एनर्जी को 0 होना होगा। अब बताओ एक्सट्रीम पे क्या आपका डिस्प्लेसमेंट आपके एम्पलीट्यूड के बराबर हो जाता है। अगर आपका डिस्प्लेसमेंट आपके एम्पलीट्यूड के बराबर हो जाता है तो क्या पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है हाफ m ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख दूंगा, a स्क्वायर। क्या ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, क्योंकि y की मैक्सिमम वैल्यू a हो सकती है तो ये पोटेंशियल एनर्जी हो गई। इसका मतलब अगर काइनेटिक एनर्जी क्या है, 0, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। सही सही। चलो, लेकिन अब एक टास्क दे रहा हूं आपको, सारी एनर्जी आपके सामने बनी हुई है। आपको क्या करना होगा कि आपको एक ग्राफ बनाना होगा जिसमें
ये हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशंस हो जाएंगी। मान लो ये पोजीशन है एक्स और वाई, तो ये एक्स और वाई हमारे लिए एक्सट्रीम पोजीशन है। अच्छा, दो क्यों है समझ गए ना, एक पॉजिटिव साइड की और एक नेगेटिव साइड की। और ये हमारे पास O है, O हमारे लिए मीन पोजीशन है। और इधर हम एनर्जी की वैल्यू बना रहे हैं, इधर हम E यानी एनर्जी बना रहे हैं। तो जल्दी से काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी, इन तीनों का एक ही ग्राफ पे ग्राफ ड्रॉ कर लो। हाँ भाई, ये तो ऑब्वियस है कि अगर ये ओरिजिन है यानी कि मेन पोजीशन है तो एक्स और वाई बराबर दूरी पे होंगे, क्योंकि ये कौन सी पोजीशंस हैं, एक्सट्रीम। तो ये तो ऑब्वियस है कि हाँ ये बराबर पोजीशन पे होंगे। बन गया? हो गया बच्चों? चलिए, अब सबसे पहले जो सबसे आसान ग्राफ बनाना है, क्या वो टोटल एनर्जी का है? क्योंकि भैया टोटल एनर्जी तो क्या रहेगी, कांस्टेंट। क्या रहेगी? तो ये मैंने ग्राफ बना दिया कौन सी एनर्जी का भाई, टोटल एनर्जी का। क्योंकि टोटल एनर्जी तो क्या रहने वाली है भाई, कांस्टेंट। यहां से मैं एक रेफरेंस लाइन बना लेता हूं ताकि हमें एक पॉइंट मिल जाए, बाकी मैं मिटा देता हूं एक्सेस। ठीक है, तो ये वाली जो लाइन हमारे पास किसके लिए हो गई, टोटल एनर्जी के लिए। अब बनाएंगे कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। क्या ऐसा कहना है? ठीक है, काइनेटिक एनर्जी मीन पोजीशन पे मैक्सिमम है और एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या है, जीरो है। अब यहां पे सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि ये एक्सट्रीम पोजीशन है और ये मीन है, और काइनेटिक एनर्जी एक्सट्रीम पे जीरो है, एक्सट्रीम पे क्या है, जीरो है, और मीन पे मैक्सिमम है। तो सवाल ये उठता है कि क्या मैं ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बनाऊं या फिर मैं ग्राफ एक कर्व बनाऊं। तो यहां पे आता है हमारा मोशन इन अ प्लेन वाला कंसेप्ट कि जब भी कोई फंक्शन स्क्वायर पे होता है, क्या होता है, तो ग्राफ पैराबोलिक बनता है। तो क्या जो हमारा काइनेटिक एनर्जी है, क्या ये y पे डिपेंड कर रहा है, y के स्क्वायर पे? अगर ये y के स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा या पैराबोला? तो कहीं पे लाल रंग से लिखेंगे, बोथ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी both kinetic energy and potential energy are functions of y square, are functions of y square. So the graph
for kinetic and potential energy, graph for kinetic and potential energy will be parabolic with respect to displacement, will be parabolic with respect to displacement. डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में जो ग्राफ बनेंगे उनकी शेप कैसी होगी? पैराबोलिक शेप होगी। कैसी शेप होगी भाई? पैराबोलिक। अब अगर ऐसा है तो ग्राफ की जो शेप हमें मिलेगी, क्या वो कुछ ऐसी शेप मिलेगी? तो ये ग्राफ किसके लिए हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी के लिए। अब अगर मैं ये यहीं पे ग्राफ किसके लिए बनाऊं? पोटेंशियल। क्या पोटेंशियल एनर्जी मीन पोजीशन पे जीरो है? क्या पोटेंशियल एनर्जी मीन पोजीशन पे जीरो है, लेकिन एक्सट्रीम पे क्या है? अगर एक्सट्रीम पे मैक्सिमम है तो क्या ये वाले पॉइंट और ये वाले पॉइंट मैक्सिमम एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? तो क्या इसका ग्राफ स्ट्रेट बनेगा या इसका भी पैराबोलिक बनेगा? अगर इसका भी पैराबोलिक बनेगा तो ये जो ग्राफ बन जाएगा वो किसका बन जाएगा भाई? पोटेंशियल एनर्जी का। किसका बन जाएगा? तो ये वाला ग्राफ काइनेटिक का, ये वाला पोटेंशियल का, और जो पिंक वाला ग्राफ है वो टोटल एनर्जी का। अब आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिनका ग्राफ एग्जैक्टली ऐसा दिख रहा था, और कितने बच्चों ने ये खुद के दिमाग से बनाया, उनके स्कूल में या कहीं पर उन्होंने चैप्टर देखा नहीं है? बहुत बढ़िया। दीप क्या बात कर रहा है? सही में दिखाओ। ऐसे बना हुआ देखोगे पड़ोसी लोग? ऐसे बना हुआ, ठीक है, ठीक है। और अबे तुम क्या, तुम प्रधानमंत्री हो कहेंगे? और तुमने बेटा सेम ऐसा बनाया था? उसका देखा था, खुद से बनाया था? ये सारे पैराबोला, ये सारे कंसेप्ट आपके दिमाग में याद है? बहुत बढ़िया बेटा। आपने भी खुद से बनाया? और कौन था खुद से बनाया? तुमने भी खुद से बनाया जाते हैं? चलो ठीक। कौन कौन करीब थे? ठीक है। कैसे करीब कैसे थे? स्ट्रेट लाइन बना दी थी बस, ठीक है। लेकिन बनना क्या चाहिए था? पैराबोलिक। सही है, सही है, सही है। तो बेटा हमने यहाँ पे सारी एनर्जीज पढ़ ली। कौन कौन सी? काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, और हमने ये जो एनर्जी पढ़ी है ये हमने पेंडुलम के लिए पढ़ी है, स्प्रिंग मास सिस्टम के लिए पढ़ी है, किसी भी एसएचएम के लिए पढ़ी है? किसी भी एसएचएम के लिए पढ़ी है। सही है क्या? सही है क्या? आओ अब बात करते हैं किसके बारे में? पेंडुलम के बारे में। किसके बारे में? आप सब ने अपने जीवन में जो पेंडुलम ज्यादातर देखे हैं हमारी किताबों में, टेक्स्ट बुक्स में, वो कौन से पेंडुलम है? सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम और कॉम्प्लेक्स पेंडुलम में बहुत डिफरेंस रहता है। अगर मैं इस रिमोट के अंदर एक छेद करके इस पे एक कील गाड़ के इसको दीवार में गाड़ दूं और ऐसे ऐसे ऑसिलेट कराऊं, तो ये कौन सा पेंडुलम होगा? कॉम्प्लेक्स। क्योंकि जो एक्सिस है ऑसिलेशन की वो इसी के अंदर से क्या हो रही है? पास। तो ये कौन सा पेंडुलम हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स पेंडुलम। लेकिन अगर मैं इसमें धागा बांध दूं, एक कम से कम 50 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर का धागा बांध दूं और फिर इसको क्या करवाऊं, तो ये क्या हो जाएगा? सिंपल पेंडुलम। क्या हो जाएगा? तो सिंपल पेंडुलम को अगर हमें डिफाइन करना हो तो हम ऐसा कह सकते हैं कि व्हेन अ पॉइंट मास, यानी कहने का सिर्फ मतलब यह है कि सिंपल पेंडुलम में कौन सा मास होता है? पॉइंट मास होता है। व्हेन क्या? पॉइंट मास, यानी कि जिसको हम क्या भी कहते हैं? बॉब, इज कनेक्टेड टू अ मास लेस and inelastic string, then it is known as simple pendulum। जिस धागे के साथ हमारा बॉब टंगा होगा, हम उसका कोई मास कंसीडर नहीं करेंगे और हम उसको इनइलास्टिक मानेंगे। मतलब वो मास यानी बॉब की वजह से अपनी लंबाई को चेंज नहीं कर रहा है। बोलो, एक प्रकार से कॉटन का आप एक स्ट्रिंग मान लो, तो कॉटन का स्ट्रिंग क्या कहलाया जाएगा? एक मासलेस।
मासलेस तो देखो हो ही नहीं सकता ना। लेकिन अगर बॉब आपका मान लो 50 ग्राम का है और धागा आपका 0.01 ग्राम का है, तो फिर वो क्या ही हो गया, मासलेस हो गया। आसान भाषा में कहें तो धागे का मास कंसीडर नहीं होगा, ना ही हम मानेंगे कि वो वजन पे अपनी लंबाई को क्या कर रहा है, चेंज। तो उसे क्या बोल देंगे, सिंपल पेंडुलम। क्या बोल देंगे, क्या बोल देंगे, सिंपल पेंडुलम। अब जो सिंपल पेंडुलम होता है वो पहली बात तो एक एसएचएम करता है, हमने समझा। और दूसरी बात, अगर हमें ये पता लगाना हो कि जब वो घूमता है तो उसका टाइम, जब वो ऑसिलेट करता है तो उसका टाइम पीरियड क्या होता है, उसका, ये हमारा एक्चुअली टास्क है, यानी कि टाइम पीरियड ऑफ क्या, सिंपल पेंडुलम। क्या हम टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम यूनिट्स एंड मेजरमेंट वाले चैप्टर में निकाल चुके हैं? लेकिन वहां पे हमने कैसे निकाला था इसको, डायमेंशनल एनालिसिस से। कैसे निकाला था? आप प्रॉपर ईमानदारी से क्या करेंगे, डेरिवेशन। चलिए, सबसे पहली बात तो ये कोई रिजिड सरफेस है जिससे कि हमारा कौन अटैच्ड है, धागा अटैच्ड है। कौन अटैच्ड है भाई, ये धागा अटैच्ड हो गया। और इस धागे के साथ हमारा कौन अटैच हो गया, बॉब। अब ये बॉब जो है वो ऑसिलेट कर रहा है और ऑसिलेट करके ये यहां आ गया। कितना एंगल चल के आ गया, ये थीटा। जो लेंथ ऑफ पेंडुलम होती है वो हमेशा बॉब के कहां से होती है, सेंटर से। कहां से होती है, अगर आपने स्कूल में इसके ऊपर काम कर लिया, हम अगली क्लास में यहां भी करेंगे, अगर हमने स्कूल में इसके ऊपर काम कर लिया है तो आप सबको पता होगा कि धागे की लंबाई नापने के साथ साथ हमें वर्नियर कैलिपर से बॉब का रेडियस भी नापना होता है। रेडियस क्यों नापना होता है, क्योंकि धागे की लंबाई में बॉब का रेडियस भी ऐड होगा, क्योंकि टोटल लंबाई बॉब के सेंटर तक होती है। कहां तक होती है, बॉब के सेंटर तक होती है। कहां तक होती है, बॉब के सेंटर तक होती है। अब जैसे ही हमने इसको डिफ्लेक्ट किया, फोर्स लगाई, ये ऑसिलेट करने लग गया, ये इधर गया। जब ये यहां पे या कहीं पे भी होगा, क्या इसमें धागे में खिंचाव होगा? उस खिंचाव को हम लोग बोलते हैं टेंशन। क्या बोलते हैं, क्या इस बॉब पे अलग अलग फोर्सेस लग रही होंगी? हाँ, एक फोर्स लग रही होगी नीचे की तरफ। आप सबको पता है इस फोर्स का नाम क्या है भाई? इस फोर्स का नाम क्या है भाई? mg फोर्स का नाम है। mg कैसे है भाई? क्योंकि ये वेट है, तो नीचे की तरफ हमेशा एक फोर्स लगती है जिसका नाम क्या है भाई? mg। और ऊपर की तरफ क्या लग रहा होगा? टेंशन। क्या mg और टेंशन सेम डायरेक्शन में है यहाँ पे? नहीं। क्या जब वो मीन पोजीशन पे होता तो mg और टेंशन क्या सेम डायरेक्शन में होते? अभी फिलहाल mg और टेंशन क्या सेम डायरेक्शन में है? नहीं है। क्या मैं mg के दो टुकड़े कर सकता हूं? तो एक टुकड़ा मैंने mg का कर दिया भैया ये वाला, और एक टुकड़ा कर दिया ये वाला, चलेगा क्या? अगर ये वाला एंगल थीटा है, क्या ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल है? तो अगर ये वाला एंगल क्या है? थीटा। तो कौन सा एंगल थीटा होगा? दोबारा से, क्या ये लाइन इसके पैरेलल है? तो ये वाले एंगल के सामने ये वाला एंगल आ गया, तो ये एंगल भी क्या होगा? थीटा होगा। थीटा के साथ वाला क्या होता है? कॉस। तो क्या ये mg कॉस थीटा हो गया, और थीटा के सामने वाला mg साइन थीटा होता है। ये हमने कब पढ़ाई करी भाई? वेक्टर्स में। कहां पढ़ाई करी भाई? वेक्टर्स में। 100 बात की एक बात, इनमें से कौन सा कंपोनेंट पेंडुलम को ऑसिलेट करवा रहा है? हैं? आंसर है दोनों ऑसिलेट करवा रहे हैं। अच्छा, अगर mg cos थीटा ना होता फिर क्या होता? क्या ये पेंडुलम ऊपर ना चला जाता? तो फिर ऑसिलेट कैसे होता? आंसर है, इसे दोनों ऑसिलेट करवा रहे हैं, लेकिन दोनों के अपने अपने काम हैं।
mg cos थीटा टेंशन को कैंसिल कर रहा है ताकि हमारा पेंडुलम वर्टिकल डायरेक्शन में ऐसे ऐसे ना जाए। बचा हुआ कंपोनेंट कौन सा, mg sin थीटा, उसे इधर इधर लेके जा रहा है। चलो एक गेम खेलते हैं। गेम क्या है, ये पेंडुलम आपके सामने है, ये गेम हमने पहले भी खेल रखी है। ये पेंडुलम आपके सामने है, अगर यहां से जैसी पेंडुलम यहां आया और धागा कट गया, याद आई ये गेम, अगर धागा कट गया तो क्या होगा, अगर ये एक्सट्रीम पोजीशन है तो ये नीचे ऐसे गिर जाएगा, अगर ये एक्सट्रीम नहीं है उधर जा रहा है तो उधर चला जाएगा। पॉइंट इज कि अगर ये धागा कट गया तो क्या ये पेंडुलम ऑसिलेट हो पाएगा। आप कुछ पूछना चाह रहे हो क्या, अगर ये धागा कट गया तो क्या ये पेंडुलम ऑसिलेट हो पाएगा, क्यों नहीं ऑसिलेट हो पाएगा, क्योंकि इसका जो mg cos थीटा है उसे कैंसिल करने वाला कोई नहीं होगा, और mg sin थीटा और mg cos थीटा दोनों मिलके क्या बना देंगे वापस से mg, और mg इसे कहां ले जाएगा, नीचे, जैसे कि फ्री फॉल हो रहा हो। तो बेटा पेंडुलम को ऑसिलेट करवाने में दोनों फोर्सेस का काम है, एक तो साइन थीटा का भी और एक तो, बस अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं दोनों। बात समझ में आई। लेकिन जो ऑसिलेटिंग फोर्स है वो तो कौन सी है, mg sin थीटा है। कौन सी है, कुछ सवाल दे रहा हूं घर से सोचने के लिए, ठीक है, लिखित भाषा में। लो पहला सवाल, इफ length of the pendulum is 5 meter but we use two masses one by one, two masses one by one of mass 5 kg and 7 kg, then which one will have higher time period, which one will have higher time period। second question, if two pendulum of same mass and length, if two pendulum of same mass and length are oscillated at angle 10 degree and 20 degree respectively, समझ गए ना, एक को 10 डिग्री पे छोड़ा, एक को 15 या 20 डिग्री पे छोड़ा, 10 डिग्री and 20 डिग्री respectively, which one will have higher time period, which one will have higher time period। third question, if a pendulum is falling freely from a roof, from a tower, लिख लो, if a pendulum is falling freely from a tower or building, then what will be the time period during the free fall, then what will be the time period during the free fall। आखिरी क्वेश्चन, if a pendulum is having time period of 5 seconds, if a pendulum is having time period of 5 seconds, then what will be the effect on its time period, what will be the effect on its time period, what will be the effect on its time period। पॉइंट 1 इसका पार्ट 1, attached to lift which is accelerating downwards, attached to lift which is accelerating downwards, or second, attached to lift which is accelerating upward, attached
टू लिफ्ट विच इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड। ठीक है, ठीक है बेटा। आई होप आप सभी ने अपने अपने नंबर से रजिस्ट्रेशन कर लिया हो। अगर नहीं किया है तो आज घर जाके 7-8 बजे तक कर लेना, वरना एक्सेस नहीं मिल पाएगा और फिर प्लीज़ परेशान मत करना, ना हमें ना लक्ष्य को, फिर बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है ना, अब तक तो कर लेना चाहिए था, नहीं किया है तो घर जाते ही सबसे पहले ये काम कर लेना। जाओ।